Hello, everyone. Today we have Abhishek sir with us, who has secured rank 14 in CSE 2024. Congratulations, sir. You deserve this. Thank you, ma'am. Thank you. So, please introduce yourself. Ma'am, my name is Abhishek Vasist. I belongs to Delhi. This year I got All India rank 14 in CSA 2024. And right now I am undergoing training at NPA for IPS because I allotted IPS in 2020 to via 2022 exam, ma'am. And this is it, ma'am. सर, तो कैसा रहा रिएक्शन जब आप अपना मतलब फाइनल लिस्ट में देखा कि रैंक 14 है? कैसा फीलिंग था? कैसा लगा देख के? इतनी मैम मेहनत, रिजल्ट इतना हार्ड वर्क। मैम रिजल्ट सुनने की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि राइट नाउ आई एम इन देहरादून मसूरी। मेरा आईटीबीपी अटैचमेंट चल रहा है। तो इन आईटीबीपी अटैचमेंट वी हैव अ रॉक क्लाइंबिंग मॉड्यूल। So I was climbing a natural rock and I was in between. When I was climbing the rock, I was in between. And then हाँ, suddenly people started to shout from below that you go to AIR 14. So I was literally hanging between the ground and the sky when I come to know about my rank. And the first reaction that I want to go down and I want to see the result by myself. So I immediately get down. I saw the result. Then Then I realized, okay, I got AIR 14. And it took me 1 or 2 days to realize, okay, actually I got AIR 14 because you never expect that you will score rank 14, you will get rank 14. So at that time, it was unbelievable. Now slowly and steadily feeling I started to sink in, man. सर ये तो बहुत एडवेंचरस कहानी हो गई आपको कि जब आपको पता चला आपका रिजल्ट कैसे आया है। I was literally hanging, man, when I got to know about my result. सो सर क्या इंस्पायर किया सर आपको यूपीएससी जर्नी में आने के लिए? मतलब वो क्या ऐसा था जो आपने देखा, आपने सुना, आपने समझा जिससे आप यूपीएससी की तरफ आकर्षित हुए? आपको ये करना है, यूपीएससी करना है मुझे। कब हुआ? कैसे हुआ? Ma'am, the story started in the very first year of my BTech itself. अच्छा। मेरा बीटेक में दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था। फर्स्ट ईयर में जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करी अपने कॉलेज में, तो एक चीज मुझको क्लैरिटी मिल गई थी कि मुझे लाइफ में क्या नहीं करना है। मुझको इस बात की क्लैरिटी तो नहीं थी कि क्या करना है, बट क्या नहीं करना वो क्लैरिटी थी, और वो था इंजीनियरिंग। सो हुँ, हुँ। इंजीनियरिंग से मेरा मोह भंग हो चुका था फर्स्ट ईयर में ही। एंड फॉर्चुनेटली वन ऑफ माई प्रोफेसर वाज अपीयरिंग फॉर यूपीएससी मेंस दैट ईयर। तो ही केम टू आवर क्लास। उन्होंने थोड़ा यूपीएससी के बारे में ओरिएंट करा कि आईएएस आईपीएस ये सारी सर्विसेज होती हैं, एंड यू गॉट अ चांस टू वर्क एट अ ग्रास रूट लेवल। यू कैन ब्रिंग अ डिजायरेबल चेंज इन द सोसाइटी, एंड दैट पार्ट इंस्पायर्ड मी फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके बाद मैंने खुद रिसर्च करा कि क्या जॉब प्रोफाइल होती है, सर्विस की प्रोफाइल क्या है। एंड वो मुझको लगा कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी को अलाइन करता है। तो दैट्स हाउ आई गेट मोटिवेटेड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। And after my fourth year, I started to prepare for this exam seriously. So that is how I started my preparation when it comes to UPSC, ma'am. वाह! सर, सर ये बात वैसे लोगों को बहुत हद तक नहीं पता होती कि उन्हें क्या नहीं करना है। अगर आपको ये बात पता थी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर तो आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? टू व्हॉम यू वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस? मैम क्रेडिट तो सबसे पहले क्रेडिट तो पेरेंट्स का ही है, क्योंकि आई केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। और पेरेंट्स ने काफी स्ट्रगल करा था हमारी पढ़ाई को सुनिश्चित करने के लिए। तो पहला तो क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि मैंने उनका सेक्रीफाइस देखा है। और इतने सेक्रीफाइस जी। के बाद भी कभी उन्होंने मुझे प्रेशराइज नहीं करा कि आप का फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आप कोई और जॉब ढूंढ लीजिए। ही उनका कांस्टेंट सपोर्ट था मेरे लिए टू एंटायर माय जर्नी। उसके बाद मैम मेरी वाइफ का भी काफ़ी बड़ा योगदान है, उनका भी कांस्टेंट सपोर्ट मेरी जर्नी में रहा है। साथ ही साथ जो मेरी सिस्टर है, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है, पूरी योगदान में। तो मतलब किसी एक को नहीं दूँगा, और आखिरी में भगवान का आशीर्वाद तो है ही मैम। क्योंकि बिना भगवान के आशीर्वाद के अलावा के बिना मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो मेरे जी। पेरेंट्स, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर और भगवान, ये सब और बाकी भी जितने मेरे आस-पास लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हो गए, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो काफ़ी लोगों ने इस रैंक में मेरा योगदान दिया, जब जाके ये रैंक आ पाई है। सर जैसे आपने बताया यू आर मैरिड तो सर जस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। थोड़ी क्यूरियोसिटी जागी सर मेरे अंदर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि सर वो प्रोफेशन में है, कुछ काम कर रहे हैं, उसके साथ अपनी जर्नी बैलेंस कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स मतलब अनमैरिड ही होते हैं, वो नहीं करते। सर आपने कैसे बैलेंस किया एक फैमिली लाइफ, एक यूपीएससी की जर्नी और साथ में आपकी जॉब? सर ये चीज़ें कैसे मैनेज किया आपने?
मैम बट आई फील कि जब आपके साथ आपका कोई पार्टनर होता है तो आधी चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाती हैं, क्योंकि जनरली हम यूपीएससी में देखते हैं कि हम काफी एक लोनली महसूस करने होते हैं कि वी डोंट हैव समवन टू शेयर आवर इनसिक्योरिटी, आवर फियर एंड आवर एंजाइटी। बट इफ यू हैव अ पार्टनर जिसके साथ जी, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उससे अपनी इनसिक्योरिटी बता सकते हैं, और आपको ये भी पता होता है कि ही और शी विल नॉट जज यू। तो पहली जी, चीज जी, तो ये होती है कि यू शेयर योर एंजाइटीज एंड योर फियर। सेकंड, योर पार्टनर विल ऑलवेज हैव अ बिलीव ऑन यू। कई बार उनको आपके ऊपर आपसे ज्यादा विश्वास होता है कि आपका हो जाएगा। वो जो विश्वास आपके ऊपर वो दिखाते हैं, तो वो भी आपके लिए एक मोटिवेशनल वाला फैक्टर होता है। तीसरी चीज मैम, मुझको ऐसा लगता है कि यूपीएससी जर्नी में जो हम पढ़ते हैं, जो हमारा एकेडमिक पार्ट है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट है हमको मेंटल स्ट्रेस को दूर रख पाना। क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, अगर आप मेंटली प्रेशर को कोप अप कर पाते हैं, तो पढ़ाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। तो व्हेन यू आर विद समवन जिसके साथ आप अपनी लाइफ को भी अच्छे से जी पा रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी एफिशिएंसी पढ़ाई में भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये 2-3 जी। चीजें थी जो मेरे बैक ऑफ द माइंड में थी, एंड इनको साथ में रखते हुए मैं चीजें बैलेंस कर पाया। डेफिनिटली सर, पेरेंट्स का सपोर्ट और एक अच्छी फैमिली गिव्स द बेस्ट। डेफिनिटली सर। सर, लुकिंग टू योर जर्नी, दिस वाज़ योर लास्ट अटेम्प्ट? तो यस सर मैम। आपकी तो सर आपकी यूपीएससी जर्नी कैसी रही? स्टार्ट आपने कैसे किया? सर थोड़ा बताएँगे हमें? हम समझना चाहेंगे इस आपकी जर्नी को। मेरी यूपीएससी जर्नी का लगभग काफी बड़ी हो गई है। 2017 में मैंने स्टार्ट करा था, अभी जी, 2025 में, तो लगभग 8 साल में मैंने काफी कुछ सीखा है। तो अगर मैं आपको जी। बताऊं तो मेरी इंक्रीमेंटल जर्नी रही है। फॉर एग्जांपल 2018 में जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, तो आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स इटसेल्फ। आई रिमेम्बर मेरा 2.67 मार्क्स, लगभग एक क्वेश्चन की वजह से मेरा प्रीलिम्स रुका था। एंड दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज शायद वो लाइफ का पहला एकेडमिक फेलियर था मेरे लिए। somehow I was able to cope up with it। 2019 में मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट लिखा, उसमें मेरा मेंस नहीं हो पाया, प्री हुआ लेकिन मेंस नहीं हो पाया अब दूसरे अटेम्प्ट में। तो अगेन जब मैंने कट ऑफ देखा तो 751 कट ऑफ थी और मेरे 750 मार्क्स थे, तो एक नंबर से मेरा सेकंड अटेम्प्ट में मेंस रुका। तो कहीं ना कहीं ये जो फेलियर्स मेरे साथ आते जा रहे थे, वो मुझको मोटिवेट भी कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझको पता लगा कि मेरा प्रीलिम सिर्फ 2 नंबर से रुका है 2.67 से, तो मुझको लगा कि और मेहनत करूंगा तो प्रीलिम्स हो जाएगा। तो वो 2 नंबर से रुकना फेलियर था, डिसहार्टनिंग था, बट एट द सेम टाइम वो मोटिवेशन का भी एक फैक्टर रहा मेरे लिए। सिमिलरली जब मेरा मेन सेकंड अटेम्प्ट में 1 नंबर से रुका, अपना डिसहार्टनिंग वाला मोमेंट था। बट अगेन मुझको लगा कि 3-4 महीने मुझको इस बार मेंस के लिए मिले थे, क्योंकि उससे पहले मैंने मेंस की इतनी अच्छी तैयारी नहीं करी थी। तो क्या पता थर्ड अटेम्प्ट में और अच्छे मेंस की मेहनत करूंगा, मेरा सिलेक्शन क्या पता हो जाए। तो वो अगेन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करा। थर्ड अटेम्प्ट में भगवान की कृपया से, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से मुझको आईआरएस सर्विस एलोकेट हुई। तो आई वाज पीसफुल कि चलो अब सर्विस मिल गई है कोई ना कोई। बट आई ऑलवेज एस्पायर टू गेट इनटू दी ऑल इंडिया सर्विस, एएस या पीएस हो जाए। तो अगेन आई टुक ईओएल, आई मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया एग्जाम से। मैंने दोबारा एग्जाम लिखा फोर्थ अटेम्प्ट में। उस बार मुझको हुँ, थोड़ा शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि प्रीलिम्स में सॉर्टेड है, मेंस सॉर्टेड है। बट देन आई रियलाइज कि यूपीएससी इज अ ग्रेट लेवल। ठीक है, आपका आप सर्विस में हो या नहीं हो, यूपीएससी को मायने नहीं रखता। फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं मैं हुँ, शायद ओवर कॉन्फिडेंट था, मैंने प्रोसेस को थोड़ा लाइटली ले लिया था। तो अगेन आई अपीयर, क्योंकि उस वो कोविड का समय था, एग्जाम का थोड़ा शेड्यूल बिगड़ा हुआ था, तो एक यूएल के पीरियड में हमको 2 बार एग्जाम लिखने का मौका मिल गया। तो मैंने फिफ्थ हुँ, अटेम्प्ट हुँ, उसी यूएल में लिखा। तो अगेन मैंने जो मुझको लगा कमियां रह गई थी, उनसे सीखते हुए दोबारा फिफ्थ अटेम्प्ट को दिया, और उसमें मुझको आईपीएस अलॉट हुआ। जब आईपीएस अलॉट हुआ, तो फिर मन में थोड़ा आया कि चलो एक अटेम्प्ट बचा है, क्यों ना एग्जाम एक बार और दे दिया जाए। तो मैंने दोबारा लीव ले ली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव 1 साल की। तो वो सिक्स अटेम्प्ट था मेरा फाइनली। आखिरी अटेम्प्ट में 7-8 साल की प्रोसेस के बाद मुझको AIR 14 मिली, और अब एएस शायद अलॉट होगा जब भी सर्विस एलोकेशन होगा। तो ये मेरी जर्नी थी मैम, जिससे काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ गलतियां मैंने करी, एंड थोड़ी होलसम प्रोसेस रही है। शायद जितने फेजेस यूपीएससी में होते हैं, प्रीलिम्स क्वालीफाई ना करने का, मेंस क्वालीफाई ना करने का, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन ना देखने का, सर्विस मिलने का, उसके बाद सर्विस सर्विस अपग्रेड होने का, और फाइनल डिजायर सर्विस मिलने का, तो ये 5-6 जितने भी एक्सपीरियंस पॉसिबल है इस जर्नी में, वो सारे के सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ हो गए इन 6 अटेम्प्ट में, 6 अलग अलग अटेम्प्ट। ये बात तो है सर। यू आर द प्राइम एग्जांपल कि विनर्स नेवर क्विट।
डेफ़िनेटली सर। सर तो आपने सर जैसे आपने बताया कि आपकी जो जर्नी इतनी ऐसी रही है, इतने सारे फ़ेज़ेज़ आपने देखे। तो सर कहीं न कहीं इन फ़ेज़ेज़ में एक लो पॉइंट आता है, एंग्ज़ायटी आती है क्योंकि आप एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके एक मतलब एक डिज़ायर्ड सर्विसेज़ हैं आपकी, आपको वो भी चाहिए, तो एक प्रेशर रहता है। उस प्रेशर में सर एंग्ज़ायटी भी होती है, कहीं न कहीं आप समझना चाहते हैं, अपने आप को ढूँढते हैं उन सारी चीज़ों में। तो सर आपने वो कैसे मैनेज किया? मैम ये बात सही है कि इस प्रोसेस काफ़ी बड़ी होती है और जो 1800-900 लोग जितने भी हर साल सेलेक्ट होते हैं, सभी की लाइफ़ में फ़ेज़ ऐसा आता है इस प्रिपरेशन के दौरान जब वो लो एंग्ज़ायटी फ़ेयर करते हैं। तो इट्स अ कॉमन पहली चीज़ जितने भी एस्पिरेंट हैं मैं इनको यही बोलना चाहूँगा कि ये फ़ियर एंग्ज़ायटी का फ़ेज़ कॉमन है। वो हर हुँ, किसी को हुँ। आता है। बोला भी हुँ, जाता है कि मुसीबतें सभी पर आती है, कोई सँवर जाता है, कोई बिखर जाता है। इट्स हुँ। योर रिएक्शन दैट विल डिसाइड यू वेदर यू विल एबल टू गेट सक्सेस और नॉट। ठीक है? उस पीरियड में आपका रिएक्शन क्या है? तो हमेशा मुझको रहा है कि वन शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड, ठीक है? मैंने जब एंग्ज़ायटी हुई तो देन आई रियलाइज़ कि हमको एंग्ज़ायटी होती क्यों है? एंग्ज़ायटी हमको जब होती है जब हम रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हमारा रिज़ल्ट होगा, सिलेक्शन होगा और जब हम रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं तो एंग्ज़ायटी आती है, उससे हम प्रोसेस से बिखर जाते हैं। ठीक है? तो मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, महेंद्र सिंह धोनी को मैंने काफ़ी फ़ॉलो करा है। उन्होंने बार-बार ये बोला है कि यू शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड, ठीक है? इफ यू हुँ, फॉलो द बेसिक्स राइट, इफ यू फॉलो द प्रोसेस, रिजल्ट विल अल्टीमेटली कम बिकॉज़ इट्स अ रिजल्ट दैट इज़ फॉलोड बाय द प्रोसेस। ठीक है? अगर आप प्रोसेस से ही बिखर जाएँगे तो रिजल्ट आना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ मेरे बैक ऑफ द माइंड में थी कि जितना भी एंग्ज़ायटी आए, जितना भी फ़ियर आए, मुझे प्रोसेस से नहीं हटना। और इस प्रोसेस में मेरा एक पीयर ग्रुप था, हम 3-4 लोग साथ प्रिपेयर करते थे। तो होता क्या है कि पीयर ग्रुप का एक बेनिफिट ये रहता है कि आप अगर डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो बाकी 2 लोग उस टाइम पे हाई एनर्जी में होते हैं, तो दे विल पुल यू। हुँ, एक दिन ऐसा होगा कि वो उनमें से एक व्यक्ति थोड़ा लो फील करेगा तो यू विल पुल हिम अप। तो वो एक पॉजिटिव सिनर्जी का माहौल था जिसने मुझको उस फेज़ से निकलने में मदद करी और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा आज एएस में हो गया, दूसरा दोस्त मेरा आज रेवेन्यू सर्विस में है और तीसरा स्टेट सर्विसेज़ में है। तो वी ऑल 3 गेट थ्रू मतलब वो काफ़ी सिनर्जी ने हेल्प करा मुझको उस सब में। बाकी पेरेंट्स का सपोर्ट और मतलब मैं भगवान में काफ़ी मानता हूँ, उनके आगे हुँ। हाथ जोड़ के माँगता था कि मतलब जो भी हो अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें थी मैम जिन्होंने मुझको हेल्प करी उस फ़ेज़ से निकलने के लिए। ओके सर। सर तो सर जब आपने ये सब किया तो सर प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे आप हमें? कि प्रीलिम्स की आपकी अप्रोच कैसी रही? मतलब हाउ डिड यू दिस व्हाट वाज़ द रोल ऑफ टेस्ट सीरीज़ इन योर प्रिपरेशन इन योर एंटायर प्रिपरेशन? यस मैम। मैम जब पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला तो मैंने काफ़ी सोचा कि मैंने काफ़ी पढ़ाई करी थी, मेरा प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ? तो काफ़ी सोच विचारने और एनालिसिस करने के बाद मैं एक कन्क्लूज़न पर पहुँचा था कि प्रीलिम्स में हम देखें कि जनरल ट्रेंड है 90 से 100 नंबर के बीच में कट ऑफ रहती है। इस साल भी लगभग 89 के करीब रही है। तो जी। जनरली एस्पिरेंट क्या गलती करते हैं वो 200 नंबर को देखते हैं कि हमको 200 नंबर का एग्ज़ाम है। मैंने कहा क्योंकि फिर देन आई रियलाइज़ कि अगर कट ऑफ 90 से 100 के बीच में तो माय टारगेट शुड बी 110 के अराउंड और मैं हुँ, 110 को हुँ। टारगेट कर रहा हूँ, मैं उसी के अनुसार अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा रहा हूँ तो चांसेस ज़्यादा हैं। ये मेरा थॉट प्रोसेस था। देन आई डिड द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर। देन आई रियलाइज़ कि लगभग 18 से 20 सवाल पॉलिटी के आते हैं, लगभग 40 नंबर पॉलिटी के हैं। सिमिलरली अगर आप इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर को जोड़ दो तो 25 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से भी जो प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीबीए, मॉनेटरी पॉलिसी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो लगभग 10 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है इकोनॉमिक्स में। तो लगभग 20 नंबर हो गए, तो 60 नंबर। ऐसे एनवायरनमेंट के 15 सवाल आते हैं क्योंकि फॉरेस्ट का और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स कॉमन है तो लगभग 30 नंबर एनवायरनमेंट के आते ही आते हैं। तो ऐसे मैंने जी। 5-6 सब्जेक्ट की प्रायोरिटी बना ली और देन आई हुँ, हुँ। रियलाइज़ कि ये 3, 4, 5 सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ के जा रहा हूँ। अगर इसमें मेरी हुँ। एक्यूरेसी 90% के करीब है, हुँ, हुँ। तो टूटने में कोई प्रीलिम्स क्लियर होने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैं अपने दोस्तों की बोलता हूँ फॉर मी पी इज़ इक्वल टू पी, प्रीलिम्स इज़ इक्वल टू प्रायोरिटी और आप हुँ, हुँ। प्रायोरिटी बना फॉर एग्जांपल एंशिएंट और मेडिएवल इतने ज़्यादा मुझको इनपुट आरओआई नहीं लगता था कि अगर मैं उसमें ज़्यादा इनपुट डाल रहा हूँ, आउटपुट मुझको इतना नज़र नहीं आता था। तो मैं वो हुँ। उनको आपके लिए छोड़ देता था। तो ये चीज़ थी, मैं पहली प्रायोरिटी मैंने अच्छे से करी। दूसरा प्रैक्टिस, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर भी आजकल काफ़ी एनालिटिकल हो गया है। नॉलेज होना एक बात है, उसको अप्लाई करके एमसीक्यू को सोल्व करना वो दूसरी बात है। तो पहले अटेम्प्ट में मेरी एक गलती ये भी थी कि मैंने बहुत ज़्यादा एमसीक्यू नहीं करे थे। तो देन प्रैक्टिस जब आप टेस्ट सीरीज़ करते हो तो टेस्ट सीरीज़ के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको कांसेप्ट को अप्लाई करना आ जाता है। दूसरा आपको ये भी पता लग जाता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कहाँ बार-बार गलती कर रहे हैं और आप अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जिसकी वज़ह से आप उनको
रिवीजन भी आप टारगेटेड कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे एनवायरनमेंट पे कम मार्क्स आ रहे हैं और पॉलिटी में मेरे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो इट्स अ इंडिकेशन फॉर मी कि आई नीड टू रिवाइज environment first, then polity, because accuracy is poor in environment. Test series played a very important role in that aspect also. And then third, हुँ, most important is the previous year paper. जी। Because if you see the Lakshmikant also, Lakshmikant में 700-800 पेज हैं। 700-800 पेज important नहीं है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करोगे तो यू विल कम टू नो कि देयर आर फ्यू थीम्स जो काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, और यूपीएससी ने बार बार उनको रिपीट करके सवाल पूछा है। तो वो प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको काफी हेल्पफुल होते हैं। तो ये 3 चीजें हैं मैम, आपको एक पहला प्रायोरिटी बनानी है, सेकंड यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट स्पेशली फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, एंड थर्ड डू द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड योर स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। सर ये तो नोट्स प्रॉपर एक बच्चे को आपकी जर्नी देख के आपके आपसे तो सीखना चाहिए सर, नोट्स बनाना चाहिए कि कैसे-कैसे करना है प्रिपरेशन। दैट्स सो गुड। सर मेंस की स्ट्रैटेजी भी बता ही दीजिए लगे हाथ कि मैं मेंस में आंसर राइटिंग और प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? किस तरह से उसको बहुत ज़्यादा सटीक बनाया जाए कि बच्चों को मार्क्स कम भी लिखें तो ज़्यादा मार्क्स आएँ? हाँ, तो मैं मेंस का बताना चाहूंगा, मैंने टोटल 5 मेंस लिखे हैं और जीएस में मेरा स्कोर मतलब अभी तक इस अटेम्प्ट का तो पता नहीं, मैक्सिमम 447 रहा था, लगभग 450, और जी। 400 से हमेशा मेरा जीएस के ऊपर स्कोर रहा है। तो ये हुँ, ऐसी चीज है जिसमें मुझको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये चीज मेरे लिए हर हमेशा काम करती आई है। अगर मैं उसमें बताऊँ, पहला पॉइंट ये है कि पहले मुझको ये इंप्रेशन था कि मेंस इज अबाउट करंट अफेयर्स, ठीक है? हुँ, और हुँ, मैक्सिमम मेरे दोस्त मेंस के टाइम पे करंट अफेयर्स को काफी ज्यादा पढ़ने लगते थे। बट हुँ, अगेन जब मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करा तो देन आई रियलाइज कि जो प्योर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 2 या 3 ही होते हैं। तो 16-17 सवाल जो मेंस में जीएस के पेपर में आते हैं, दैट इज प्योरली स्टैटिक इन नेचर। और स्टैटिक में भी कुछ थीम्स है जो यूपीएससी बार-बार पूछती है। तो मैं बार-बार लोगों को यही कहता हूँ कि मीन्स यू कैन प्रेडिक्ट द क्वेश्चन, यू कैन प्रेडिक्ट द हुँ, थीम एंड यू कैन प्रिपेयर दैट इन एडवांस। फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक थीम हमारे जीएस2 के पेपर में है। आप 10 साल का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएँगे कि यूपीएससी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप में या तो उसकी स्ट्रेंथ पूछी है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, या उसकी लिमिटेशन पूछी है, या उसका सॉल्यूशन पूछा है। ये 3 थीम ही है। तो मैंने क्या करा था, जितने भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, स्पेशली जो सिर्फ मीन्स स्पेसिफिक टॉपिक है लाइक गवर्नेंस, सिक्योरिटी और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, उनके लिए सब टॉपिक के लगभग एक-एक A4 शीट पे सबके नोट बना लिए थे डिपेंडिंग अपॉन द थीम्स दैट वाज़ ऑलरेडी आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया सेल्फ हेल्प ग्रुप का टॉपिक है, उसमें स्ट्रेंथ है। तो मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेंथ मैंने लिख ली थी कि इसके इकोनॉमिक फायदे क्या हो सकते हैं, इसके सोसाइटल फायदे क्या हो सकते हैं, इसके आपके पॉलिटिकल फायदे क्या हो सकते हैं। हर थीम के नीचे मैंने एक-एक फैक्ट लिख लिया था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सोशल या मैं अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट का पॉइंट लिखूँ तो उसमें कोई एग्जांपल मैं लिख दूँ कि फॉर एग्जांपल कुडुम्बश्री जो मॉडल है आपका केरला का, उसका एग्जांपल लिख दिया। कहीं अगर मैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ तो उसका कहीं से मैंने एग्जांपल ढूँढ के वहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप करंट अफेयर्स में आप देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में पिछले 1 साल में कुछ न्यूज़ में था, फॉर एग्जांपल इफ गवर्नमेंट ने कोई कमेटी सेटअप करी है या कोई रिपोर्ट आई है या कोई नया डाटा आया है सेल्फ हेल्प से रिलेटेड, तो आई मेक श्योर कि मैं उसी A4 शीट पे वो लिख दूँ कि रिसेंटली गवर्नमेंट लॉन्च दिस स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इससे क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक-एक शीट पे मेरा एक-एक टॉपिक प्रिपेयर होता गया, जिसमें हुँ, स्टैटिक हुँ, था और साथ के साथ उससे करंट अफेयर से वैल्यू एडिशन भी हो गया था। तो दैट वाज़ माय थीम फॉर द प्रिपरेशन। व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में लगता है कि आंसर राइटिंग इज़ अ स्किल और एनी स्किल यू कैन लर्न ओनली बाय प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करने की काफ़ी आवश्यकता है। तो उसमें मैंने ये था कि मेरे जो 3 लोगों का ग्रुप था, हम डेली उसमें 2 या 3 आंसर लिखते थे और एक-दूसरे का आंसर इवैल्यूएट करते थे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी आंसर राइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। तो उसमें हुँ, वही आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। हुँ, हुँ। इंट्रोडक्शन आपका 3 या 4 लाइन्स का होना चाहिए। मैं ट्राई करता था कि डेफिनिशन से मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन सिलेबस से ही उठ के आना है। फॉर ई गवर्नेंस का क्वेश्चन हो सकता है, तो ई गवर्नेंस का क्वेश्चन है तो यू कैन स्टार्ट विद द डेफिनिशन ऑफ द ई गवर्नेंस, या कोई रिसेंट चीज़ थी तो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट से आप उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था। बॉडी में देयर विल बी वन क्वेश्चन, तो आपको उसको पार्ट में डिवाइड करना आना चाहिए। अगर हम एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मान लें कि व्हाट इज़ ई गवर्नेंस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ई गवर्नेंस, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द ई गवर्नेंस मॉडल। तो पहला पार्ट है इसका ईट गवर्नेंस, दूसरा पार्ट है इसका बेनिफिट और तीसरा इसकी लिमिटेशन।
तो ये चीज आपके आंसर में विजिबल होनी चाहिए कि कहाँ पे आपने इसका बेनिफिट को मेंशन करा है और कहाँ पे आपने लिमिटेशन को मेंशन करा है। इसमें सब हेडिंग का काफी ज्यादा योगदान हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में कीवर्ड लिखा है, फॉर एग्जाम्पल बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस, मैं वही सेम हेडिंग को सब हेडिंग बनाकर उसके नीचे 3-4 पॉइंट लिख देता था। अगेन जो हुँ, लिमिटेशन है उसकी सब हेडिंग बनाई, उसके नीचे 3-4 पॉइंट लिख दिए। ऐसे हुँ, कंक्लूजन में वे हेड लिखा, उसमें सॉल्यूशन में 3-4 पॉइंट लिख दिए। तो जी। बीच में अपने आंसर की मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए आप फ्लो चार्ट पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, आप कोई डायग्राम बना सकते हो, तो वो आपको थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी आप करेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। ओके सर, ओके सर। So, how did you prepare for interview? And specifically, how did you inculcate those IS-like qualities in you? मैम व्हेन इट कम्स टू पर्सनैलिटी टेस्ट, अभी तक मैंने इस वाले अटेम्प्ट से पहले 3 पर्सनैलिटी टेस्ट दिए थे। और जी। पर्सनैलिटी टेस्ट वाज़ द रीज़न कि जिसकी वज़ह से मुझको एस नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मेरा स्कोर काफ़ी खराब आ रहा था। लकीली अच्छा। थोड़ी देर पहले मैंने इस बार के पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स देखे तो मेरे 190 आए हैं। तो हुँ, नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली जो मेरा एक बैरियर था मैं उसको ब्रेक कर पाया पर्सनैलिटी टेस्ट का। तो इस बार मैंने क्या करा मैं आपको वो बताना चाहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता वो किसी को नहीं पता। लेकिन इस अटेम्प्ट में जी, जो मैंने जिसकी वजह से मेरे मार्क्स थोड़े इम्प्रूव हो गए, वो ये था कि अब जी। से पहले मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से सजेशन लेता था कि मॉक टेस्ट में मुझको मॉक इंटरव्यू में किसी ने सजेशन दे दिया, तो मैं सारे सजेशन को काफ़ी सीरियसली लेता था। उसके हुँ, बाद क्या होता है कि जब आपको बहुत सारे लोग सजेशन बहुत सारे दे देते हैं, तो यू बिकम वेरी मैकेनिकल इन योर आंसर। ठीक है? आप सोचते हुँ, हो कि अच्छा ये चीज़ लानी है, वो चीज़ लानी है, एंड यू लूज़ द नेचुरल एसेंस ऑफ योरसेल्फ, योर पर्सनैलिटी। अल्टीमेटली इट्स अ हुँ, टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और आप अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी के साथ वहाँ पर नहीं जाएँगे, तो आपका इंप्रेशन इतना अच्छा क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज़ जो मैंने इस बार करी, वो था कि आई वेंट विथ माय नेचुरल सेल्फ। ठीक है? मैं कोई भी बैगेज लेके नहीं गया था कि ये आंसर मुझको ऐसे देना है, इस आंसर में मुझको ये वाला स्टैंड लेना है, हर आंसर में मुझको बैलेंस लेके आना है। तो मैंने हुँ, सोचा था जो मैं फ़ील करता हूँ, वही मैं आंसर में बोलूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जिसके बारे में मुझको कुछ नहीं आता था। क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है, 2017 में मैं पास आउट हो गया था। तो हुँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग काफ़ी भूल चुका हूँ। काफ़ी क्वेश्चन मुझसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछे गए और सीधा मतलब मैंने सच्चाई के साथ बोला कि मैम और सर आई डोंट रिमेंबर दिस टॉपिक राइट नाउ। लगभग हुँ, 6-7 सवाल मैंने स्ट्रेट नो बोला था। ठीक है? हुँ, शायद अगर मैं इसका इस बार ये भी था कि नो बोलने के बाद भी मैं प्रेशर में नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही सोच के गया था मैं कुछ भी फैब्रिकेट करने का ट्राई नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नेचुरली ही आंसर दूँगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि 3-4 चीज़ें जो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में ध्यान रखनी है। पहला तो कि आपको नेचुरल सेल्फ में ही जाना है, ज़्यादा फैब्रिकेशन के साथ नहीं जाना है। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑनेस्टी, मतलब आप हुँ, जितने ऑनेस्ट रहेंगे इंटरव्यू में वो उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। कई बार आपको लगता है कि आप इंटरव्यू पैनल को आउट स्मार्ट कर सकते हैं। पर जनरली हमारी एज होती है 25, 26, 27 साल जब हम इंटरव्यू देते हैं, और जो हमारे इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट ले रहे हैं उनके पास 30 और 35 साल का अनुभव होता है। तो वो इज़िली आपको देख के समझ सकते हैं कि इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हुँ, तो हुँ, सेकंड आपको ऑनेस्ट रहना है। अगर आपको नहीं हुँ, आता तो आप ऑनेस्टली मना कर दीजिए कि नहीं आना। तीसरी चीज़ लगता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली और मोरली राइट रहना है। कोई भी हुँ, आंसर शायद पर्सनैलिटी टेस्ट में सही या गलत नहीं होता। ठीक है? बस आपको मोरली, आपको लीगली और आपको कॉन्स्टिट्यूशनली राइट रहना है। और इट्स योर आर्गुमेंट। आप क्या लॉजिक दे रहे हो अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए, वो मैटर करता है। ठीक है? और आपका स्टैंड, आप आर्गुमेंट, आप कोई भी स्टैंड ले सकते हैं, बट आपको उसका जस्टिफिकेशन करना आना चाहिए एंड यू शुड स्टिक टू इट। कई बार वो आपको प्रेशर में डालेंगे ये देखने के लिए कि आप अपने आर्गुमेंट पे स्टिक करते हैं, नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आपका आर्गुमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली, मोरली एंड लीगली राइट है, तो यू स्टिक टू इट। यू कीप हुँ, जस्टिफाइंग इट विद द लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट एंड दैट इज इनफ। हुँ। डोंट ट्राई टू यू नो गेट इंटो द आर्गुमेंट। कई बार आपको आर्गुमेंट भी नहीं करना चाहिए। ये 3-4 चीजें हैं जो मैं मुझको लगता है कि इंटरव्यू में आपको हेल्प कर सकती है। मेरा नेक्स्ट सवाल सर आपसे यही था कि बच्चे वो प्रेशर में आ जाते हैं वहाँ पर, जब इंटरव्यू आता है क्योंकि मतलब बच्चे सोचते हैं कि हम नो कैसे बोलें, तो वो कुछ ना कुछ फैब्रिकेट करते हैं आंसर्स को और उन फैब्रिकेशन के चक्कर में सर वो पैनल के सामने एक प्रेशर में आ जाते हैं। तो सर मतलब वो प्रेशर को अगर किसी तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं या उस प्रेशर से निकल सकते हैं, तो वो अगर आप बता पाएँ कि कैसे बच्चे निकल जाएँ उस प्रेशर से या उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं इन प्रॉपर वर्ड्स? मैम टोटल प्रेशर तो इंटरव्यू में आएगा ही, कि मैं बोलूँ कि आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा। शायद वो मैं खुद से भी झूठ बोलूँगा और सबसे झूठ बोलूँगा, क्योंकि वो आप बहुत बड़ा दिन है। 1 हुँ, साल प्रीलिम्स देने के बाद, मेंस देने के बाद आप पर्सनैलिटी टेस्ट तक पहुँचे हो। तो वो दिन मैं आईआरएस में था, उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद भी मैं एंग्ज़ायटी में था।
तो जब मैं बिल्कुल सर्विस में नहीं था उस टाइम पे, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितनी एंजाइटी थी। तो एंजाइटी तो होगी, बट हुँ, मैं 4 बार पर्सनैलिटी टेस्ट देके एक बात रियलाइज करी है कि द मोमेंट यू एंटर इनटू द होल इंटरव्यू बोर्ड के रूम के सामने आप बैठते हो, तो 5 मिनट में आपकी एंजाइटी चली जाती है एंड योर फोकस केम टू दी पैनल इटसेल्फ। तो वो 3 या 4 मिनट आपको संभाल के रखने होते हैं। अगर आप उन 3 या 4 में अपने आप को संभाल के रख पाएंगे तो आपका इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है। सेकंड चीज कि मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि नो बोलने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई भी आपको नेगेटिवली जज नहीं करा जाता। तो ये जब भी आप पर्सनालिटी टेस्ट में जा रहे हैं तो ये चीज आप अपने अंदर इंटरनलाइज करके चले, बार बार अपने आप को इंटरनलाइज करें मॉक टेस्ट के माध्यम से कि आपको नो बोलना है। जितनी ये हुँ, मॉक टेस्ट का मेन एम वही है कि आपको जो करना है आप उसकी प्रैक्टिस यहीं पर करके जाए। आप 10 या 12 बार उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल गेट इंटरनलाइज एंड दैट विल ऑटोमेटिकली कम इनटू दी रियल इंटरव्यू, रियल पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा और वहां पे जाके आप करेंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज की प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है। हो सकता है कि 1 या 2 मॉक में आपको नेगेटिव फीडबैक मिल जाए कि आपको इतना नो नहीं बोलना, बट डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, टेक इट एज अ पिंच ऑफ सोल्ट एंड कैरी ऑन। ठीक है, गो विद द जनरल फीडबैक ओनली एंड कीप दैट थिंग इन माइंड कि यू कैन से नो विद utmost confidence and you should practice it in the mock test so that it get internalized and it will come out in the real interview में। ओके सर। सर ऑन दैट नोट आपने इंटरव्यू के लिए क्या-क्या किया? मैम इस बार तो बिकॉज आई वाज इन ट्रेनिंग तो आई डिड नॉट गेट मच टाइम टू रीड फॉर माय इंटरव्यू। तो आई डिड द रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर। मैं रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता था। उसके अलावा मैं सर्विस में था तो थोड़ा मैंने आईपीएस के बारे में प्रिपेयर करा कि पुलिसिंग की क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा मैंने पीएसआई का अपना रिवाइज करा, दैट्स इट। इस बार मैंने इंटरव्यू के लिए ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी क्योंकि टाइम भी नहीं था। हुँ, दूसरा मैं थोड़ा रॉ और नेचुरल फॉर्म में जाना चाहता था क्योंकि कई बार आप ओवर प्रिपरेशन भी आपको थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कर देती है पर्सनैलिटी टेस्ट में, क्योंकि देन जो आप सोच के जाते हो आप वही बोलने का ट्राई करते हो एंड रियल हुँ। पर्सनैलिटी विल नॉट कम आउट। So this year I only focus upon the current affairs part, my service part, and little bit about the current affairs part. तो सर आप कलाम आईएएस कहाँ से आपको दिखा? कहाँ से आप कलाम आईएएस से जुड़ पाए? अ, अमित सर को मैं काफ़ी पहले से जानता था और जब मेरा इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो सर ने हुँ, मुझको बताया कि इनका ऐसे सार इनिशिएटिव करके था। क्योंकि 2 चीज़ हुँ, मुझको इम्पैक्ट कर रही थी, एक तो एसे था और एक था हुँ। आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो सार इनिशिएटिव मैंने एसे इस बार दिया था, एक एसे, तो उसमें काफ़ी अच्छे सा डिटेल मुझको बताया गया कि ये आपकी कमी है। सिमिलरली मैंने एक पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए भी सार दिया था। लकीली मतलब कोइंसिडेंटली मुझको साथ में जो मार्क्स दिए थे 187 प्लस माइनस 5 दिए थे और एक्चुअल मार्क्स मेरे 190 है, तो लगभग उसी रेंज में हैं। तो अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मैंने अपने सारे के एनालिसिस ही देख रहा था कि मार्क्स कितने दिए सो दैट एक बार कंफर्मेशन मिल पाएगी उसी रेंज में है या नहीं। तो जस्ट मैंने देखा कि उसमें 187 प्लस माइनस 5 थे। तो 2 चीज़ें जिसमें मुझको प्रॉब्लम थी पर्सनैलिटी टेस्ट में और एसे में, उसमें काफ़ी मतलब सारे इनिशिएटिव ने मुझको हेल्प करा था कलाम आईएएस के। ओके सर, वी आर हैप्पी टू हेल्प। तो सर जैसे आपने अपने बताया कि आपकी जर्नी 2017 से लेकर यहाँ तक आई है। तो सर इस जर्नी में एक चीज़ बड़ी मतलब बहुत अच्छे से आती है डिस्ट्रैक्शंस और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी, है ना? तो सर आपने फ़ोकस और डिस्ट्रैक्शन कैसे यस। बैलेंस किया? डिस्ट्रैक्शन बिकॉज़ वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ड्रिवन बाय द इमोशंस। तो डिस्ट्रैक्शन आना काफ़ी कॉमन बात है। यू विल सी कि योर फ्रेंड्स आर गोइंग आउट, आपका मन करेगा कि आप भी मूवी जाके देख के आए। लेकिन अल्टीमेटली आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि नो सक्सेस विल कम विदाउट सैक्रिफाइसेस। तो जी। सैक्रिफाइसेस इनिशियली करना आपको बहुत मुश्किल होता है कि कैसे करूँ क्या? बट अगर आप बार-बार उन सैक्रिफाइसेस को करते हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी में इनकलकेट हो जाता है। तो विदाउट डिसिप्लिन आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। वो यूपीएससी हो या लाइफ का कोई भी गोल हो, उसके लिए आपको डिसिप्लिन तो अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। एंड मैंने देखा इनिशियली भी वो वाला फेज़ काफ़ी मुश्किल होता है। बोला जाता है कि व्हेन इट इज स्टार्ट इट विल बी डिफिकल्ट एंड इट विल बी मेसी इन बिटवीन एंड इट विल बी वेरी रिवार्डिंग एट द एंड। तो ये कोट हुँ, आपको फॉलो, स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी आएगी, बट अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो, यू फॉलो द सेम रूटीन, आपको एक मशीन बनना पड़ेगा। आई रिमेंबर कि मैंने एक करोल बाग में रीडिंग रूम जॉइन करा था। आई मेक श्योर कि रोज़ मैं सुबह 8 बजे उस रीडिंग रूम में पहुँच जाऊँ और रात को 10 बजे वहाँ से मैं घर निकलता था। तो ये मैंने 2, 3, 4 साल तक लगातार वो चीज़ फ़ॉलो करी है। तो इससे क्या होता है कि हुँ, यू विल इन अ सिस्टम।
ठीक है, आप एक फ्रेमवर्क में काम करते हो एंड दैट फ्रेमवर्क विल ड्राइव यू। जब आपको पता है कि सुबह 8 बजे आपको जाना ही है तो यू विल गो। जब आपको पता है कि हुँ, आपको 10 बजे ही आना है तो यू विल कम एट 10 ओनली। एंड दैट फ्रेमवर्क जो आप खुद क्रिएट करते हो वो आपको ड्राइव करता है। तो उस डिसिप्लिन में आने के लिए बोलना आसान होता है कि आपको डिसिप्लिन रखना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, बट मुझको लगता है कि उसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क बनाने की, एक सिस्टम बनाने की खुद जरूरत है। द मोमेंट यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट फ्रेमवर्क, दैट सिस्टम, then that system will run in the automatic manner and that will drive you towards your goal. And that is how, ma'am, I made my own system, I made my own framework, and that drove me through this process. सेल्फ मोटिवेशन सर, Yes. श्योर। सर आप देखिए अब कुछ ही दिनों में प्रीलिम्स आने वाला है ना? प्रीलिम्स 2025 तो सर जो बच्चे प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं, सो सजेस्ट समथिंग फॉर देम? हाँ, तो शायद अभी 1 महीना प्रीलिम्स के लिए बचा है। तो जी। दो ही चीजें बोलूंगा कि जैसे कि मैंने पहले बोला कि प्रीलिम्स इज इक्वल टू प्रायोरिटी। तो आप अभी हुँ, अपना एक प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये जो टॉपिक है जिससे ज्यादा वेटेज आती है, कोई इनको पहले रिवाइज करिए और इनका मल्टीपल रिवीजन करिए। क्योंकि मुझको लगता है कि अगर पॉलिटी के सवाल आप गलत करेंगे तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि 18-20 सवाल में से आप 5-6 सवाल पॉलिटी के गलत कर दे। ठीक हुँ, है, हुँ, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास एक किताब है लक्ष्मीकांत नाम की, जिससे लगभग सारी चीजें कवर हो जाती है। तो हुँ, हुँ, पहली हुँ, चीज ये है कि प्रायोरिटी वाइज अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। सेकंड चीज प्रैक्टिस। नाउ ऑनवर्ड्स ट्राई टू गिव वन टेस्ट ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, मैं क्या करता था कि लगभग 1.5 महीने पहले जो आपका 9:30 से 11:30 बजे जो एक्चुअल प्रीलिम्स का टाइम है, मैं उसी टाइम पे प्रीलिम्स का सुबह एक टेस्ट करता था। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था जो डॉक्टर था, वो बोलता था कि एक मसल मेमोरी नाम की चीज होती है। आप 9:30 से 11:30 के बीच में अगर टेस्ट करेंगे तो आपका माइंड उस टाइम पे ऑटोमेटिकली उस हुँ, मोड में चला जाएगा कि मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो इसलिए मैं उससे 9:30 से 11:30 की ही स्लॉट में रोज एक 1-1.5 महीने पहले टेस्ट करता था। एंड आई फील दैट हेल्प मी, क्योंकि आपका माइंड को एक आदत लग जाती है कि इस टाइम में आपको एक्टिवेट ज्यादा रहना है। वो डॉक्टर था, उसने मुझे सजेशन करा था, शायद वो मेरे लिए चीज काम करी। तो दूसरी चीज ये है कि आपको टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करने हैं। तीसरी चीज मैं हुँ, ये बोलूँ कि नाउ डेज ये आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, यू मे बी इंजीनियर, यू मे बी IIM ग्रेजुएट ऑल्सो, बट डोंट इग्नोर CSET, because I saw many people who are scoring very good marks in the GS paper, but they are not able to qualify prelims just because CSET. So try to give ample amount of time for CSET. Try to allocate ample amount of time to CSET in this last 1 month. Fourth, try to keep an eye on the previous year paper also. ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डोंट लिमिट योर सेल्फ ओनली टू दी टेस्ट सीरीज, ऑल्सो टू दी प्रीवियस ईयर पेपर, बिकॉज यूपीएससी फ्रेम क्वेश्चन इन वन पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, आप उस हुँ, मैनर को आपने डिकोड करना सीख लिया तो कई बार आपकी एलिमिनेशन पावर भी इंप्रूव हो जाती है। ओके, यूपीएससी ने इस तरह से ये स्टेटमेंट फ्रेम करी है, हाउ यू शुड एलिमिनेट, आपका एलिमिनेशन कैसे काम करेगा, वो चीज प्रीवियस ईयर पेपर से डेवलप हो पाती है। क्योंकि कोचिंग टेस्ट आपको एलिमिनेशन में शायद इतनी हेल्प ना कर पाए जितने आपको एक्चुअल पेपर हेल्प कर पाएंगे। तो ये 3-4 चीजें आपको शायद प्रीलिम्स के लिए आप ध्यान में रखनी चाहिए आखिरी के 1 महीने में। ओके सर। सो 5 मस्ट डू थिंग्स फॉर द एस्पायरेंट्स एंड 5 मिस्टेक्स दैट एस्पायरेंट्स शुड अवॉइड। Okay, why must think, ma'am? First of all, it is said that you cannot enter into the ocean without having compass. So you need हुँ, to have a हुँ, compass for UPSC because it's like a ocean itself. हुँ, For हुँ, that, first compass is the previous year paper. So first do previous year paper. Second is the हुँ, syllabus. ठीक है, हुँ, बस बहुत ज्यादा आपका वाइड है, बट सिलेबस जो यूपीएससी ने स्पेसिफिकली जो मेंस का दिया है वो आपको कंटोर्स को सेट करने में हेल्प करेगा। तो सेकंड इज द प्रीवियस ईयर पेपर। थर्ड, हुँ, सॉरी, सिलेबस। थर्ड, ट्राई टू फॉलो द प्रोसेस। ठीक है, हुँ, आप सुनिए कि पर्सन ए क्या कर रहा है, पर्सन बी क्या कर रहा है, ये पेपर काफी बेसिक चीजों को फॉलो करने से ही निकलता है। कुछ हाई फाई या सोफिस्टिकेटेड चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड चीज है, यू स्टिक टू दी बेसिक्स। आप जितना बेसिक्स को फॉलो करोगे उतना ज्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। फोर्थ हुँ, इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज मस्ट। आप दुनिया की 10 किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा तो यू वोंट बी एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज व्हेन इट कम्स टू द रियल पेपर। तो आपको प्रैक्टिस करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। एंड फिफ्थ इज टू लिमिट योर रिसोर्सेज। ठीक है, डोंट रीड हुँ, 10 बुक वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, रीड वन बुक 10 टाइम्स, रिवाइज इट 10 टाइम्स, दैट विल हेल्प यू मोस्ट। तो दीज आर द 5 मस्ट थिंग दैट यू शुड डू। और मैम इन्हीं का ही डोंट है कि डोंट इंक्रीज योर रिसोर्सेज। ठीक है, डोंट जस्ट फोकस ऑन योर कंटेंट पार्ट, डू प्रैक्टिस। ठीक है, डोंट हुँ, टेक दिस एग्जाम लाइटली।
डोंट टेक सीसेट लाइटली, ठीक है? डोंट enter the most important, don't start preparation itself if you are not internally motivated. That is the most important. No, don't, in my opinion, because I saw many people who started this preparation either in the family pressure or the peer pressure, but they were not able to sustain that motivation in a longer run, because it's like a marathon. ठीक है? तो until unless you are not internally motivated, don't start preparation. Because आपने स्टार्टिंग में भी पूछा था कि क्या चीज आपको मोटिवेट करा 6 साल की जर्नी में, तो सबसे बड़ा था कि आंसर टू व्हाई आई वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, ठीक है? व्हाई यू वांट टू क्लियर द सिविल सर्विसेज, वो व्हाई का आंसर सबके लिए अलग-अलग होता है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले वो व्हाई को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो व्हाई का आंसर है वो आपको मोटिवेट करेगा लॉन्गर रन में। ठीक है? जब भी आप डिमोटिवेटेड फील होते हैं, जब भी आपको एंग्जायटी फील होता है, दैट द आंसर ऑफ दैट व्हाई विल हेल्प यू। तो जो आखिरी डोंट है वो है कि इस प्रिपरेशन को स्टार्ट मत करिए किसी पीयर प्रेशर में आके या फैमिली प्रेशर में आके। until and unless you are not internally motivated, don't start. ठीक है? इंटरनल मोटिवेशन होना काफ़ी ज़रूरी है इस पेपर के लिए। आई रियली होप बच्चे आपसे सीखेंगे और इन सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स के नोट्स बना के वो अपने पास रखेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम सर। Sir, before we end this interview, sir, if you had to describe your journey in one sentence, what would it be? स्ट्रगल फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन। तो Nice, दैट sir. वन सेंटेंस, क्योंकि स्ट्रगल था, बट एट द सेम Mhm. टाइम दैट स्ट्रगल में आप हैप्पीनेस ढूँढने लगते हो। छोटी-छोटी चीज़ों में, एक टेस्ट में आपके 100 या 150 मार्क्स 100 या 120 मार्क्स आ गए, यू विल फील हैप्पी amidst all the chaos of the UPSC journey. The struggle will be there, but it will be very rewarding at the end if you follow the basics right. Be optimistic. Sure, sir. Sir, after this great achievement of yours, rank 14 in UPSC, the world's most, difficult exam in the world, sir. So what is your next aim? Next aim to finally is to serve whatever responsibility I'll get after my training. The Mhm. next aim will be to do justice with this responsibility, because ये अचीवमेंट मिलना अच्छी बात है, काफ़ी बड़ी बात है, बट इससे भी आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने जा रही है, उसके अच्छे से निर्वहन करना और भी बड़ी बात है, क्योंकि जो प्रिपरेशन था वो काफ़ी इंडिविजुअल सेंट्रिक होता है। आप जी। नहीं पढ़ोगे, आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, तो उससे बस आप और आपकी फैमिली इम्पैक्ट होने वाली है। बट आफ्टर द Mhm. सिलेक्शन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल कैरी ऑन योर शोल्डर, इफ यू डोंट फॉलो दैट प्रॉपर्ली, तो एंटायर कंट्री विल बियर द कॉस्ट आउट ऑफ इट। So the next aim is to do the justice with the responsibility that I will get in future. ओके सर, थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंसेस। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सिविल सर्विसेज करियर सर। Thank you. थैंक यू Thank you. सो मच। Thank you.